नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने डोडा में की इंतखाबी रैली। कहा 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है जो पाप से कम नहीं। सुप्रिया श्रीनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी से कराया मुतारिफ। कहा जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 2 पर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मारूफ वकील अभिषेक सिंघवी से की मुलाकात और पार्टी लीडरान के साथ की मीटिंग। कोलकाता में हुआ धमाका, एक शख्स जख्मी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। और युगांडा की ओलंपिक एथलीट रेबिका की आखिरी रस्मात अदा। उनके दोस्त ने लगा दी थी आग, जिसकी वजह से झुलसकर हुई मौत। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोडा में एक अवामी रैली में शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और एक खानदान पीडीपी का है, और इन तीनों खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को सालों तक बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा में भी इंतखाबी तकरीर की। पीएम मोदी का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब बीजेपी को इन परिवारों में से मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। 6 साल पहले बीजेपी का पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की, और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। साथियों, मैं कांग्रेस और उसका गाजा बाजा बजाने वालों को यहां कुरुक्षेत्र से आज एक और चुनौती देता हूं। कांग्रेस किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। सच्चाई ये है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में दम है तो वो कर्नाटका और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं वहां लागू क्यों नहीं करते हैं? कहीं तो करके दिखाओ।
किसान तो किसान है, हरियाणा के हो या फिर कर्नाटका के, फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है? जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए, पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहां से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब जो मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लग रहा है कि लोग उस पर वोट देंगे? उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर कहा है कि आप हिंदी की तहरीक को ध्यान से देखेंगे तो राजगोपालाचारी हों, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, लाला लाजपत राय हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ये तमाम लोग हिंदी न बोलने वाले इलाकों से आते थे। उन्होंने कहा कि हिंदी ही हमारी तमाम जबानों को जोड़ने का काम करती है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के 2 पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है, और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में
संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। मैं मानता हूं इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषा को बहुत मजबूती मिलेगी। और मैं आज फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में है। हिंदी ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है, हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। और संविधान सभा की जो स्पिरिट थी कि एक स्वदेशी भाषा में सभी देश के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करें, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो। हिंदी को मजबूत करने से इस सभी भाषाओं में एक प्रकार का लचीलापन भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और एक समाहितता के संस्कार के साथ सभी भाषाएं हमारे संस्कृति, इतिहास, साहित्य, व्याकरण और हमारे बच्चों के संस्कार को भी आगे बढ़ाएगी। अतः मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि हिंदी दिन पर आइए हम संकल्प करें, हिंदी को मजबूत करें, हिंदी के साथ साथ हमारी स्थानीय भाषा को भी मजबूत करें और राजभाषा विभाग का जो ये काम है, ये काम को आपका समर्थन करिए। फिर से एक बार आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम राजभाषा को मजबूत करें। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी से मुतारिफ कराया है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी डींगे हाँकने वाले 2024 में कई जगहों पर इलेक्शन तक नहीं जीत सके। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में हर चीज के दाम बढ़े हैं। बेरोजगारी के मामले में जम्मू कश्मीर मुल्क में दूसरे नंबर पर है। 65% सरकारी सीट खाली है। बिजली पानी की परेशानी है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है, पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। और करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं, करप्शन के चार्जेस यहां के पूर्व गवर्नर जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था बीजेपी ने, सत्यपाल मलिक ने करप्शन के चार्जेस लगाए और करप्शन के चार्जेस लगाने का उनको इनाम यह मिला कि उनके घर पर आज भी रेड होती है। यही नहीं, अशोक कुमार पमार जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने करप्शन के रैम्पेंट चार्जेस लगाए रिक्रूटमेंट स्कैम्स में, जल जीवन मिशन में, और उनके ऊपर भी रेड होती है और उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी थी जो अभी तक नहीं। जम्मू कश्मीर को हम पूरी तरह से स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। हम महिलाओं के बारे में, जो हमारे राज्य हैं कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए स्टेट बजट के अनुसार पैकेजेस दिए हैं। हम यहां पर परिवार की हर महिला मुखिया को 3000 रुपए प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं। यह अनाउंसमेंट हमारे अध्यक्ष खरगे जी ने यहां पर किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीस देंगे। हम अच्छी सेहत
अच्छी सेहत हमारा हक, ये हमारा नारा है। और हर परिवार को, जैसे राजस्थान में हमने चलाया और आज बीजेपी को वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है, 25 लाख तक का हेल्थ बीमा देंगे हम। हर तहसील में एक एम्बुलेंस जो लैस रहेगी सारी सुविधाओं से, जिससे 30 मिनट के अंदर सस्ता और अफोर्डेबल इलाज मिल सके, वो देंगे। हर जिले में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक देंगे और मनमोहन सिंह जी का जो पॉलिसी थी, जो उनका प्लान था, जो उनकी योजना थी, उसके इंप्लीमेंटेशन से देंगे। असलियत यह है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ दुरुपयोग किया है बीजेपी ने, उनके हकों का हनन किया है। जब उन्होंने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको करंट लगे तारों से प्रताड़ित किया गया और उनको पॉलिटिकल पॉन बनाया गया। इसलिए हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना के तहत देंगे। हम संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को उनका हक देंगे। 1 लाख जो खाली नौकरियां हैं, 65% जो खाली सरकारी पद का मैंने पहले बात करी थी, करीब करीब 1 लाख खाली नौकरियां एक जॉब्स कैलेंडर के तहत भरा जाएगा। और यह करना जरूरी है क्योंकि दिस विल हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विल हेल्प इन जॉब जनरेशन। 1 जॉब क्रिएटेड इन द पब्लिक सेक्टर क्रिएट्स 8 जॉब्स इन द प्राइवेट स्पेस। और अंत में हम हर परिवार को 11 किलो फ्री का चावल देंगे। ये हमारे अनाउंसमेंट्स हैं जो हो चुके हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी अहलिया सुनीता केजरीवाल ने मारूफ वकील और कांग्रेस के लीडर अभिषेक सिंघवी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि अभिषेक सिंघवी ही अरविंद केजरीवाल का मुकदमा लड़ रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने अभिषेक सिंघवी की रिहाइश पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लीडरान की मनीष सिसोदिया की रिहाइश पर अरविंद केजरीवाल की क़ियादत में एक मीटिंग हुई है, जिसके बाद आपके रुकन पार्लियामेंट संदीप पाठक ने बताया है कि वजीर आला के बाहर आने के बाद पूरी कैबिनेट में जोश है। आगे के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और बाकी जगहों के लिए अगले 2-3 दिनों में बाकी चीजें नाफिज हो जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हरियाणा में हमारे बहुत मजबूत और अच्छे उम्मीदवार हैं और नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं। देखिए, सीएम के बाहर आने के बाद पूरा कैडर एनर्जाइज्ड है और आगे की जो एक्टिविटीज़ है उसका प्लान बना रहे हैं, दिल्ली के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, बाकी जगह के लिए। मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 दिन में बाकी चीज़ें रोल आउट हो जाएगी। देखिए, हरियाणा में कैडर है, गांव-गांव में संगठन है। इतने बड़े संगठन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हो, वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, तो मेरे ख्याल से चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, सारी जगह पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत स्ट्रांग और अच्छे कैंडिडेट्स हैं हरियाणा में, तो नतीजे अच्छे आने वाले हैं। मगरबी बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस्मत-रेजी और कत्ल मामले में एहतजाजी मुजाहरे लगातार जारी हैं। दार्जिलिंग में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला और उसमें शामिल हुए। देखिए, पिछले 1 महीने के ऊपर, मतलब 33 दिवस बीत चुके हैं। ये हमारे घर के बच्चे और बच्ची लोगों ने, जो हमारे डॉक्टर है, छात्र और छात्रा, लगातार खुले आसमान के तले ये धूप बारिश को मुकाबला करते हुए आज तक अपना आंदोलन जारी रखी। मेरे तरफ से मैं एक बार नहीं 100 बार बंगाल के प्रधानमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी के पास ये गुहार लगाते रहे कि एक बार कम से कम आंदोलनकारियों से मिलने से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगी ना। दुख की बात यह है कि मुलाकात तो करने गई, जरूर गई, लेकिन चालाकी छोड़ के नहीं गई। यह हथकंडे की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की जो आंदोलनरत छात्रों ने खुले आम 5 मांगे रखी थी। एक मांग अगर पूरा करती, अरे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को अगर पद से हटा दिया जाते
तो क्या आसमान टूट पड़ते, भूकंप हो जाते क्या बंगाल में? सुनियोजित तरीके से आंदोलन को तोड़ने के लिए एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये आंदोलनकारियों की दृढ़ता, उनकी तेज, उनकी ईमानदारी के सामने ममता बनर्जी सर झुका रही है, लेकिन चालाकी से वो हटे नहीं। 5 मांगे के अंदर क्या 2-4 मांग अगर पूरा कर देते तो हर्जा क्या थी, हानि क्या थी? ये आंदोलन डॉक्टरों को दिखाना चाहते हैं आम लोगों की निगाहों में जो वो दोषी है, मैं नहीं। मैं तो भला अच्छा करने जा रही है, लेकिन देखो आंदोलन डॉक्टरों ने बाहर से किसी को उकसाने के चलते हमारा जो ये प्रयास में सहमत नहीं दिखाते। तो ये एक चालाकी है, सरासर ममता बनर्जी की ये चालाकी है। ये चालाकी छोड़े और आंदोलन छात्रों के साथ खुले आमने सामने बैठ के जल्द से जल्द फैसला लीजिए, यही हमारी तरफ से मांग होगी और कुछ नहीं। दिल्ली में कांग्रेस के लीडर दानिश अली ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के पास आवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में हार हुई और जो ज़िमनी इंतखाब होने वाले हैं उससे डर कर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आवाम ने मोहर लगा दी है कि काट की हंडियां बार बार नहीं चढ़ती। ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है, इसलिए मेरा भारत महान है। यहाँ अलग अलग मजहब और जात के लोग रहते हैं। देखिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे डर करके इस तरीके के बयानात देने की कोशिश पहले भी की है। पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे। जनता ने मोहर लगा दी कि काट की हंडियां बार बार नहीं चलती, आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। ये मिली जुली संस्कृति का देश है, इसीलिए मेरा भारत महान है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता जो है वो मेरे भारत का जो है असली है। ये लोग उसको बांटना चाहते हैं। दिल्ली में सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के जसद खाकी को एम्स ले जाया गया। वाज़ेह है कि सीताराम येचुरी का 12 सितंबर को इंतकाल हो गया था। सीताराम येचुरी के जसद खाकी को दिल्ली में वाक़ पार्टी दफ्तर से एम्स नई दिल्ली ले जाया गया है, क्योंकि अहले खाना ने तिब्बी तहकीक के मकसद से जसद खाकी को एम्स को अतिया कर दिया है। मगरबी बंगाल के कोलकाता में करीब 1:45 बजे एक धमाका हुआ है। खबर के मुताबिक ब्लोचमैन स्ट्रीट और एसएन बैनर्जी रोड के बीच में धमाका हुआ और एक शख्स इसमें जख्मी हुआ है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही है। खड़ा थे, आगे चाय दुकान है, एक बैग आवाज सुना बम का, दौड़ के हम लोग यहाँ आया, देखा आदमी वहाँ पड़ा, एकदम हाथ उसका यहाँ से उड़ा हुआ, बस्ता रखा हुआ था वहाँ। क्या हुआ, बोला कि वो बस्ता से कुछ निकालने आ रहा था, बस्ता में बम था, बम ब्लास्ट हो गया। किस तरह का बॉक्स था? अरे इसी रहता नहीं है राबिश उबिश फेंकने का, कचरा फेंकने का बस्ता, वो बस्ता था। तो वो आदमी कौन था? वो कागज चुनने वाला था, लोकल कागज चुनने वाला नहीं रहता था, वही था। तो कैसे बस्ता वो लेके नहीं आया था, बस्ता यही था, यहीं रखा हुआ था। हाँ। काफी देर से रखा होगा, हाँ। देखा? ये नहीं देखा, सब आगे जितना लोकल सब आगे था। उसका साथ हाथ में एक जन उसका हाथ में पट्टी बांधा, हाथ तो कट गया, उसका बाद उसका हाथ में पट्टी बांध के फिर थाने में पुलिस आया, गाड़ी में बैठा के ले उसको चले गया हॉस्पिटल। पुलिस कितने देर में आई? संगे संग आया। और कोई भी घायल हुआ? नहीं, कोई नहीं। उसका बाद में रास्ते को ब्लॉक कर दिया।
बस्ता था, बस्ता में और बम भी हो सकता है, इसी के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरजू नदी की आबी सतह तेजी से बढ़ रही है। मरकजी कमीशन बराए आब ने अलर्ट जारी कर दिया है। मरकजी कमीशन बराए आब के मुलाजिम बलराम ने बताया है कि ऊपरी हिस्सों में बारिश की वजह से रात आबी सतह में बहुत इजाफा हुआ है। नदी की आबी सतह खतरे से 9 सेंटीमीटर ऊपर है। यहाँ हम निगरानी रख रहे हैं। ऊपरी हिस्सों में कुछ बारिश की वजह से रात से जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है और दिन टाइम उसकी गति धीमी हो गई है। 2 घंटे में सेंटीमीटर बढ़ रहा है और जो डेंजर लेवल के करीब 9 सेंटीमीटर बढ़ रही है। हमारा डेंजर लेवल 92,730 है, उससे 9 सेंटीमीटर हमारी नदी 92,820 पे बह रही है इसमें। अभी तो यहाँ पे हम लोग प्रति घंटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रद्धालु वगैरह को जैसा कुछ होता तो बैरिकेटर लगा है, उनको सुझाव दिया जाता है कि भाई इसके आगे मत बढ़िएगा। यही सब सावधानियाँ हैं। युगांडा की ओलंपिक एथलीट रेबिका चेप्टेगे के जसद खाकी को मुल्क लाया गया और उनके आबाई इलाके बकुआ युगांडा पहुंचाया गया है, जहां उनकी तदफीन की गई। वाज़ेह है कि रेबिका को मुबैना तौर पर उनके साबिका दोस्त ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिससे उनके जिस्म का 75% हिस्सा झुलस गया था और जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने डोडा में की इंतखाबी रैली। कहा, 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, जो पाप से कम नहीं। सुप्रिया श्रीनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी से कराया मुतारिफ। कहा, जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 2 पर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मारूफ वकील अभिषेक सिंघवी से की मुलाकात और पार्टी लीडरान के साथ की मीटिंग। कोलकाता में हुआ धमाका, एक शख्स जख्मी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। और युगांडा की ओलंपिक एथलीट रेबिका की आखिरी रस्मात अदा, उनके दोस्त ने लगा दी थी आग, जिसकी वजह से झुलस कर हुई मौत। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।